हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम लोग अपना जो एसएससी जेई का पीवाईक्यू की सीरीज थी हमारी, उसको कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग ने अभी तक के पार्ट वन पार्ट टू दो पार्ट में अराउंड 55 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं 9 अक्टूबर पे, जो पेपर में आया था। ठीक है। तो आज हम आगे 55 के आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम लोग कवर कर लें। ठीक। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पीवाईक्यू सेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जेई एग्जाम के लिए। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी और स्टेट एई जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज ये जो एसएससी जेई का एग्जाम का जो पैटर्न है, जो मॉडल है, वो हर जगह मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ही इसको फॉलो किया जाता है ना। चलो, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि गेट एकेडमी ने आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हुए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो आप इन सभी एग्जाम्स में इन सभी कोर्सेज में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को आगे अच्छा तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं? हमारे पास है कोर्स ऑल स्टेट एई जेई का। किसी भी स्टेट का आप चाहे ए एग्जाम दे रहे हो, चाहे जे एग्जाम दे रहे हो, है ना। एग्जाम पैटर्न वही टेक्निकल नॉन टेक्निकल रहेगा, सब चीज़ इसमें आपके पास मौजूद रहेगी। आपके एग्जाम में है टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, तो आप नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को पढ़िए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, है ना। तो जैसा भी आपका रहेगा, और किसी भी स्टेट का एजे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ जो हमारा कोर्स गेट अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, बस 777 रुपीज़ के प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। कौन कौन से ब्रांचेस के लिए हमारे पास अवेलेबल है? तो इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, सिविल के लिए है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास ये कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है। सिमिलरली जो एसएससी जेई का एग्जाम, जिसका कि एक रिवाइज कैलेंडर रिलीज हुआ है, जिसमें हमको मालूम चला है कि अक्टूबर के एंड में हमारा एग्जाम होने वाला है, तो एसएससी जेई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस केवल 777 रुपीज़ है, विद द वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। जिसके अंदर आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल, है ना, CBT 1 CBT 2, जो कि CBT 2 अब पूरा नॉन टेक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले पार्ट रहेगा। सभी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। ये हमारा जो कोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक। फर्दर आगे चलते हैं हम। तो जैसा कि हमारा आरआरबी जेई का एग्जाम CBT 2 का चल रहा है, हो चुका है। ठीक। तो आरआरबी जेई के जो आने वाली वैकेंसीज है, बिकॉज एलपी अभी अभी आया है, ठीक है, आने वाली और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं रेलवेज के अंदर जो आने वाली है। तो उसके अंदर है हमारा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम, दैट इज आरआरबी जेई का एग्जाम। आरआरबी जेई का एग्जाम आपका जो होने वाला है, उसकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक, तो हमारे पास आपके लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जो न्यू है, मतलब फर्स्ट टाइमर है, फ्रेशर है, उसको आइडिया नहीं है कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, CBT 1 CBT 2 किस तरीके से मुझे हैंडल करना है, किस तरीके से मुझे दोनों को एक साथ लेके चलना है, तो उसके लिए हमारे पास कोर्स है CBT 1 प्लस CBT 2 का कंप्लीट कोर्स एट अ प्राइस ऑफ 777 रुपीज़ विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने टेक्निकल काफ़ी अच्छा तरीके से प्रिपेयर कर लिया, आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी है, बिकॉज आप एक कहना चाहिए टेक्निकल के एस्पिरेंट है, तो आपके लिए है CBT 1 का केवल कोर्स, जिसके अंदर जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है हमारा CBT 1 का, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस, है ना, सब चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी एट अ प्राइस ऑफ 499 रुपीज़ विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। सिमिलरली अगर आप ऐसे एस्पिरेंट है जिनको लगता है कि नहीं यार मेरा क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे रहते हैं लोग जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की, बट टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको लगता है कि इनके पास आरआरबी जेई में एग्जाम क्लियर करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा कोर्स हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया, जिसके अंदर केवल और केवल CBT 2, दैट इज टेक्निकल वाला जो पार्ट है हमारा, और CBT 2 के अंदर भी जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट आता है एक्स्ट्रा, जो रहता है कंप्यूटर जनरल, जो क्या था एनवायरमेंट वाला पार्ट जो है, वो सब भी आपको यहाँ पे कवर कराएगा एट अ प्राइस ऑफ 499 रुपीज़ के अंदर आपको यहाँ पे चीज़ें दी जा रही है विद द वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक। कौन कौन से ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। कोर्स का लैंग्वेज ऐसा रहेगा कि हम आपको, जैसे कि हम और आप अभी बात कर रहे हैं हिंदी में, अपना हम बात करेंगे, और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, एसएससी जेई की जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमको मालूम है कि एसएससी में जो 50 नंबर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आते हैं, और एसएससी में जो पेपर 1 है उसका भी वेटेज है, क्योंकि बिकॉज जो आपको फाइनल मेरिट आपकी क्रिएट होगी वो क्या होगी, CBT 1 CBT 2 मिला के क्रिएट होती है। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपको केवल CBT 1 क्लियर नहीं करना, आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर लाने हैं, बिकॉज CBT 2 में नंबर बहुत ज़्यादा ला पाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। ठीक। तो CBT 1 में आप मैक्सिमम स्कोर करिए। मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपके पास क्या चीज़ है, आपके इंपॉर्टेंट है कि आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 45 प्लस 45 46 48 नंबर आप स्कोर करें। ठीक। और ये कैसे स्कोर कर पाएंगे? जब तक आपको आइडिया रहेगा कि एसएससी किस टाइप के रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज एसएससी के क्वेश्चन पूछने का
एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछने का थोड़ा पैटर्न अलग है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ठीक है। तो गेट एकेडमी आप सभी के लिए ई बुक लॉन्च कर चुके हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एट ए प्राइस ऑफ ओनली 222 रुपीज प्लस जीएसटी। तो 222 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में आपको एक बहुत ही शानदार जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ई बुक मिल जाएगा, जिसके अंदर 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी हमारे ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं सब चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सिमिलरली जो हमारे एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट है उन सभी के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि एसएससी जेई का हम लोगों ने ई बुक लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के, जिसके अंदर की 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको ई बुक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एट ए प्राइस ऑफ 222 रुपीज यहाँ पे भी, ठीक। तो मिनिमम सा प्राइस है और आप इस प्राइस को पे करके ई बुक अपना अवेल कर सकते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट दैट इज यूपीपीसीएल जे। यूपीपीसीएल की वैकेंसीज आने वाली है या आएंगी, जब आएंगी उस समय अगर अपनी तैयारी को स्टार्ट करोगे तो काफी लेट हो गया रहेगा, बिकॉज इसका जो एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न है वो काफी डिफरेंट है। बहुत सारी नई नई चीजें इसमें पीएलसी स्काडा वगैरह इसमें पूछा जाता है ना। बाकी इसमें हिंदी वाला भी पार्ट आता है नॉन टेक्निकल में, ठीक। तो काफी सारी चीजें हैं जो इसमें थोड़ी सी डिस्टिंक्ट है, थोड़ी सी जो इसको बाकी एग्जाम से अलग करती है, ठीक। तो अगर आप यूपीपीसीएल जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक एग्जाम ओरिएंटेड वेल डिजाइन कोर्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं एट प्राइस ऑफ ओनली 999 रुपीज, दैट टू इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना, विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। तो आप यूपीपीसीएल जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कहाँ जाना होगा आपको? आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप सर्च करिए गेट एकेडमी की ऐप। गेट एकेडमी की ऐप में जाएंगे, वहाँ एनरोल कर सकते हैं हमारे किसी भी कोर्सेज के अंदर, ठीक है। चलिए फिर, चलिए तो हम लोगों ने क्या किया था, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अराउंड 55 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे चलते हैं अपने पार्ट 3 की ओर, और इसके आगे हम लोग ये बात हो चुकी थी 51, 52, 53, 54 और 55 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल हम लोग जब यूज करते हैं तो अंडरग्राउंड केबल के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमको यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है? देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी डिजायरेबल है। तो पहली बात है उसके अंदर हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये हाईली डिजायरेबल है, जो बहुत ज्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहना चाहिए इसके पास। दैट सेकंड थिंग इज नॉन इन्फ्लेमेबल। नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए बिकॉज इन केस ऑफ एनी फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट या कुछ भी होता है तो उस केस में हमारे केबल में आग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। इसी टाइप का हम लोग के पास जो हमारे घरों में एट प्रेजेंट जो हम लोग केबल्स यूज करते हैं ना, जो एक ऐड आता है टीवी में, मम्मी खाना बनाते रहती है, बच्चा एक वायर से वो क्या बोलते हैं रोटी पलटने वाला बना के लाता है, तो बोलते हैं ना हैवल्स दैट वायर्स दैट डोंट कैच फायर। वो क्या चीज है? उसका नाम है FRLS। FRLS FRLS क्या होता है? फायर रेजिस्टेंस लो स्मोक, ठीक है। अच्छा एफ नहीं दिख रहा है ना, ये अपने आप कलर बदल लेता है यार, ठीक है। FRLS बोला जाता है उसको, फायर रेजिस्टेंस लो स्मोक वायर्स, ठीक। वायर की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे आपको पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट थिंग इज हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है ये, ठीक। तो अनडिजायरेबल क्या है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। तो जो मटेरियल बहुत ही रेडिली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी रखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक है वो। तो हाइग्रोस्कोपिक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे केस में नहीं होनी चाहिए, हमारे अंडरग्राउंड केबल के इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अंडरग्राउंड केबल के बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना, ठीक, वो भी अपने को याद होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द एनर्जी इज सप्लाइड टू द सर्किट एंड ए पार्ट ऑफ दिस सप्लाइड एनर्जी इज स्पेंड टू मीट। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सर्किट में, और उस जो एनर्जी हम सर्किट को प्रोवाइड करते हैं उसमें से जो कुछ हिस्सा है वो कहाँ चला जाता है? एडी करंट लॉस में जाता है, आयरन लॉस में जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस में जाता है,
या आई स्क्वायर आवर लॉस में जाता है। तो ये कहाँ जाता है, तो ये आपके आई स्क्वायर आवर लॉस में जाता है। ठीक है, ये आपके आई स्क्वायर लॉस में चला जाता है। ठीक, बाकी तो जो हमारा एडी करंट लॉस होता है, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, जो आपकी डिफरेंट टाइप के और भी लॉसेज है, उसका तो अकाउंटेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग टेस्ट वर the following tests were obtained from 6 kVA 200/400 volt 50 hertz single phase transformer Tata from no load voltage side 200 volt 0.5 ampere and 50 watt। ठीक है, at normal voltage and frequency determine the magnetizing current of the transformer। ओके, मैग्नेटाइजिंग करंट हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये थोड़ा सा हमारा क्या कहना चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ ला लेता हूँ। ठीक, देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ है एग्जाम में बोला जा रहा है। देखो, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है, दिख रहा होगा, ये ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है। ठीक है ना, क्योंकि एसएससी में आप देखोगे कि आपको एक चीज नजर आएगी कि बहुत सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना, उनका जो डाटा जो दिया रहता है काफी ज्यादा दिया रहता है, बहुत सारे वैल्यूज वगैरह लिखे रहेंगे, बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, डेसिमल में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, रूट में रहती है वैल्यू, और बच्चा उसको देख के क्या हो जाता है, डर जाता है, सोचता है कि अरे यार ये बहुत सारा लग रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा न्यूमेरिकल है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप ये पूछ ले, बहुत सारे ईयर से भी क्वेश्चन उठा के आप देख लो, आपको क्वेश्चंस के जो लेंथ है वो काफी बड़ी दिखेगी, आपको पढ़ने से ही पहले ही डर लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, एक रेगुलर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, कौन सा हम लोग अभी नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। क्लियर, चलिए, तो हम लोग पढ़ देखते हैं क्वेश्चन क्या दिखा है। क्वेश्चन में है हमारे पास डाटा फ्रॉम नो लोड साइड दिया है, हमारे पास V1 है 200 वोल्ट, बहुत बढ़िया। हमारे पास करंट है ना, लेकिन ये नो लोड करंट है। ठीक है, तो नो लोड है तो क्या होगा, ये आई नॉट की वैल्यू है, इसका मतलब दिस मीन्स दैट दे हमारा क्या है, आई नॉट है। आई नॉट क्या है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और ये जो पावर दिया है ये क्या होगा हमारा, ये भी क्या होगा, ये ओमेगा नॉट होगा, कितना है, 50 वॉट। ठीक, ठीक है, हम लोग यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं, दैट इज कॉस फाई। हमारा यहाँ से कॉस फाई निकल जाएगा। क्या जरूरत है, क्या बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हमारा जो आई एम की वैल्यू, क्योंकि हमको मैग्नेटाइजिंग करंट निकालने को कह रहे हैं ना ये, तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है, आई एम जो करंट है, आई एम करंट जो है ये है रूट अंडर आई नॉट का स्क्वायर माइनस आई सी का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, ये लाना है। आई सी कैसे आएगा, तो मेरा आई सी थोड़ा सा बड़ा है ना, न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है, ये आएगा आपके आई नॉट कॉस फाई नॉट से। ठीक है, तो मुझे फाई नॉट की वैल्यू तो चाहिए भाई, क्या चाहिए मुझे, फाई नॉट की वैल्यू चाहिए। अब कॉस फाई नॉट कैसे निकाल सकता हूँ मैं, कॉस फाई नॉट निकालने के लिए मेरे पास क्या है, मुझे मालूम है कि मेरा क्या होता है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी आई नॉट कॉस फाई नॉट, यहाँ से मेरा कॉस फाई नॉट आ जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन वी इंटू आई नॉट, तो ये क्या हो गया 50 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 0.5, तो यहाँ 5 लिख दिया, ऊपर कर दिया इंटू 10, तो ये 5 10 टाइम्स 10 10 100 100 1/2 दैट इज 0.5। ठीक, मेरे पास आई नॉट है, मैं इसमें 0.5 मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी किसकी, आईसी की। तो आईसी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.25 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब क्या है, अब ये वाली वैल्यू है यार, क्या दिया है हमारे पास, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, मैग्नेटाइजिंग करंट का आंसर आ जाएगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट आ जाएगा क्या, रूट अंडर आई नॉट की वैल्यू 0.5, 0.5 का स्क्वायर प्लस आईसी की वैल्यू 0.25, 0.25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 625 0.0625, 5 इंटू 5 25.25, तो 0.0625 प्लस 0.25। ठीक,
ये हो जाएगा 0.3625 दैट टू रूट अंडर, है ना। कैलकुलेटर लगेगा, ओके माइनस है, बहुत बड़ी गलती होती रहेगी, है ना। तो 0.25 में इसको 0.0625 माइनस करेंगे तो इसको मान लेते हैं हम लोग कि माइनस किए तो 0.2 समथिंग आ रहा है, 0.2 रूट अंडर 0.2। जस्ट मिनट ना, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। .5 स्क्वायर माइनस 0.25 स्क्वायर 0.433, 0.433 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कैलकुलेशन अपनी थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, ये सब रूट वगैरह निकालना आना पड़ेगा, तभी चीज़ें एग्जाम में सही से हो पाएगी। बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस तो रहेंगे यार, हम लोग ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम लोग ने देखा कि ऐसे क्वेश्चन हैं अपने एग्जाम में, है ना। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमको, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल प्रेशर मेड बिटवीन एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो किसी भी दो पॉइंट के बीच में बनता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, उसको क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, है ना। वोल्टेज क्या कराता है, करंट को फ्लो कराता है, फोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, ईएमएफ। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलसी सर्किट विद इंडक्टेंस L is equal to 2 and capacitance C is equal to 8, find the value of power factor of the combination। ओके, बट मुझे जहां तक लग रहा है कि L की वैल्यू और C की वैल्यू में मिली हेनरी और माइक्रोफैरड होना चाहिए था, बिकॉज इसमें तो होता नहीं है। एक बार ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं, और अगर नहीं होगा इसका मतलब कि उसमें कैपेसिटेंस में माइक्रोफैरड है, ठीक। तो पावर इज इक्वल टू, अच्छा ये तो यार क्या ही बनाना था, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। पावर फैक्टर हमारे पास है cos फाई, ठीक, और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास R/Z, ठीक है, क्या होता है R/Z। अब यहाँ रेजिस्टेंस की बात कर रहा है ये, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया, दिस मींस दैट इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, और अगर इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। और अगर ये 0 है तो हमारा पावर फैक्टर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। अभी हम लोग यही सोच रहे थे मिली हेनरी माइक्रोफैरड, बट आंसर क्या है, 0। बिना सोचे समझे ये आंसर हमारा आएगा, क्लियर। तो ये सब जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में तुरंत क्लिक भी करना चाहिए, ठीक। जैसे तुरंत मतलब लिखते समय मुझे याद आ गया कि नहीं ऐसा होता है, तो ये चीज आपको भी एग्जाम में क्लिक करना चाहिए, और ये कैसे होगा, विद रेगुलर प्रैक्टिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल ऑफन टेक्स लॉन्गेस्ट टू wrap up। तो जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा इसमें से पार्ट है जो सबसे ज्यादा समय लेता है, एस्टिमेशन, प्लानिंग, कंसेप्चुलाइजेशन और एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा समय लेता है, ठीक है ना। जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है ये सबसे ज्यादा समय लेता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी चीजें इसमें आती है ना। तो एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत समय लेगा। एस्टिमेशन का पार्ट, प्लानिंग का पार्ट उतना समय नहीं लेता, सर्वे करना है, प्लानिंग करनी है, एस्टिमेट बनाना है, देन टेंडरिंग के प्रोसेस के थ्रू जाएगा, और टेंडरिंग होने के बाद किसी चीज भी पार्टी को हम लोग एलओए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, या आप कहो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जिसके साथ हम लोग करेंगे, वो हमारा क्या, उसके बाद क्या करेगा, वो पार्टी अपना वर्क एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। अब हर जगह का मतलब हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक कहना चाहिए कि जैसे कि हम बोले तो पीडब्ल्यूडी का अपना तरीका है, टेंडरिंग का उनका अलग प्रोसेस है, अलग लॉज से वो गवर्न होते हैं,
रेलवेज का अपना तरीका है, अपना तरीका अलग है, हम जो टेंडरिंग करते हैं वो अलग तो तरीका होता है, मतलब चीज़ें लगभग सेम रहती हैं, वर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है उनमें, कुछ चीज़ें हमारे में पास एक्स्ट्रा होती है ना रेलवेज में, तो ऐसा रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, भाई इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे ही आए तो दिमाग में 3 नाम आने चाहिए, आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, क्या क्या, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो यहाँ दिख रहा है हमको क्या, हमको दिख रहा है निकल, ठीक है ना। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या है हमारे पास, ये सभी आपको ना याद रहने चाहिए कि कौन सा मटेरियल क्या है, सबका रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है ना, काइयम ससेप्टिबिलिटी के ससेप्टेंस की वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें याद रखना है। ठीक, याद रखना है मतलब, क्योंकि ये स्टैटिक वैल्यूज है यार, है ना, आपको याद रखनी पड़ेगी, समझने के लिए जो चीज़ें हैं वो समझा दी जाएगी, बट जो याद रखना है उसको तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 वॉट रेफ्रिजरेटर वर्क्स फॉर 4 आवर्स पर डे, हर रोज 4 घंटा काम करता है, टोटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन 40 डेज, है ना, सिंपल है। क्या करना है हमको, भाई हमको निकालनी है एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, 2500, ठीक, और टाइम कितना है, टाइम यूज कर रहा है ये 4 आवर्स के लिए, 4 आवर के लिए कर रहा है, बट क्या कर रहा है, ये कितने दिन के लिए, 40 डेज के लिए भी यूज कर रहा है। ठीक, ये हो जाएगा 1000 इंटू 40, ये हो रहा है ना 2500 वॉट, ये इंटू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, सॉरी 10,000। ठीक, 10,000 आया, 10,000 इंटू 40, 10,000 को पहले वो कर लेता हूँ मैं, ठीक, इंटू 40। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये यूनिट होती है हमारी, जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है वो किलो वाट आवर में होती है, और ये जो हमको दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको वॉट में। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो ये एग्जाम में आंसर टिक करके आ जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, भले आपको आती चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी, तो ध्यान देना है। ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 10 किलो वॉट इंटू, ये हमारा हो जाएगा 40 आवर, है ना, 4 डेज, 4 आवर्स इंटू 40 डेज, कितना आ गया, ये 400 किलो वॉट आवर है क्या, पहला यूनिट 400 यूनिट। ठीक है, तो भाई एकदम एकदम क्या कहना चाहिए, सतर्क रहना है, ये सब मिस्टेक्स अपने से नहीं होनी चाहिए, यही सब मिस्टेक एकदम सिली सिली से मिस्टेक्स ही एग्जाम में होते हैं। ठीक, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। द बैरियर पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड बाई, बैरियर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा, के टी बाई क्यू, आई एन एन ए एन डी, एन ए एन डी होगा, एन डी होता तो हट गए। अब सवाल ये है कि एन ए एन डी अपॉन आई स्क्वायर, एन आई स्क्वायर होता है या एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए एन डी होता है, तो आंसर होता है एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर, ये ठीक। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा किसका, बैरियर पोटेंशियल का, और ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सभी को मालूम होगा 0.7, और अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो कितना होगा, जर्मेनियम के लिए 0.3, ठीक है, ये होता है हमारा, क्लियर। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला बेस्ड का फॉर्मूला ही बस पूछ रहा है ये, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट। ठीक है यार, आई करंट सर्किट में फाइंड आउट करना कर देंगे। 30 प्लस 10 40, आई -30 प्लस 50 प्लस 10, ये हो जाएगा -30 इधर चला जाएगा, हो जाएगा +30, आई इज इक्वल टू 3/4, ठीक, 1/4 0.25 इंटू 3 0.75, ऑप्शन नंबर सी 65, ऑप्शन नंबर
सी। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं इसमें बताने के लिए, आप लोग भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व हर कोई कर लेगा, बस ध्यान ये देना है कि आपको जल्दी कर लेना, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इन सब क्वेश्चन में। बिकॉज हम लोग ने देखा है कि कुछ जो न्यूमेरिकल हैं, ऑल्दो वो न्यूमेरिकल थोड़े से इजी हैं, बट वो 1 स्टेप 2 स्टेप में सॉल्व नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हमको उसमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है ज़्यादा। तो आपको वो टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो उसको समय आपको बचा के रखना पड़ेगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रायोरिटाइज prioritized when making a comparison statement for tender evaluation। ठीक है, कौन सी चीज पे हमको ज्यादा महत्व नहीं देना है। कॉन्फिडेंस दैट फॉल्टी गुड विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। सप्लायर्स नेम, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड शिपिंग, कंडीशंस ऑफ सप्लाई। तो हमको भाई क्या चीज पे ध्यान नहीं देना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, कौन सा सप्लायर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को बिड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल रहा है, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, बाकी सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। हमको क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस पे ध्यान देना है कि हम लोग ने क्या कंडीशंस रखी हुई है, क्या कंडीशन सप्लाई की, क्या कंडीशन सप्लाई करने की क्या कंडीशन है ना। सिर्फ सप्लाई नहीं होता, सप्लाई के साथ इंस्टॉलेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, कमीशनिंग भी होती है बहुत सारी चीज़ों की, ठीक। तो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, ठीक। साथ ही साथ क्या हमको कितने साल की गारंटी वारंटी मिल रही है, एलईडीज वगैरह है, तो हम लोग जनरली कितना 60 मंथ का उसमें गारंटी वारंटी लेते हैं, गारंटी नहीं वारंटी रहती है, ठीक है। तो वो वारंटी भी क्या है, पार्टी को, मतलब पार्टी इन द सेंस कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड तो नहीं करता, वो प्रोवाइड करता है उसको कौन, जो इस भी कंपनी का उसने प्रोडक्ट यूज़ किया है, ठीक है। और वो कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए क्या है, फ्लेक्सिबल है। जब तक वो जो भी हम लोग ने स्टैंड अपने कंडीशंस लिख के दिए हैं कि हाँ भाई इतना वोल्टेज, इतना ल्यूमेन, इतना एफिशिएंसी, इतना जो कलर, ये सब है, सब चीज़ आपको ऐसे ऐसी प्रोवाइड करनी है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ आप चाहे हैवेल्स दो, पॉलीकैब दो, है ना, जो भी आपको देना है ये सब आप दे सकते हो। तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी गारंटी वारंटी, लेकिन वो जो 60 मंथ का जो पीरियड है, जब तक कि आपका गारंटी वारंटी का टाइम रहता है, कोई भी आप सामान ले रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो कुछ अमाउंट उसके बिल का रोक के रखा जाता है, और वो बाद में जब उसका पीरियड कंप्लीट होता है तभी मिलता है उसको, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड्स इज हैंडी एंड क्विक। तो यार कौन सा इसमें से हैंडी है, कौन और क्विक है। तो सबसे आसान ल्यूमेन मेथड, फ्लक्स मेथड, पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, वॉट पर स्क्वायर मीटर मेथड, ये ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, ये ऐसे लमसम मतलब बोलना चाहिए रफ कैलकुलेशन हमको बता देता है ये, ठीक है। वॉट पर स्क्वायर मीटर मेथड, ठीक। क्लियर है। चले आगे, 67 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर कैन ऑपरेट, कैन प्रोड्यूस टॉर्क एट अ स्पीड डबल दी सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है भाई। ट्रिपल दी सिंक्रोनस स्पीड, इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, और लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। तो एक रिलक्टेंस मोटर जो रहेगा वो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल स्पीड पे ही वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एन मोटर इज 1000 आरपीएम एंड द रोटर स्पीड इज 970 आरपीएम, देन द परसेंटेज स्लिप। सिंपल सा हमारा कहना चाहिए कि एकदम बेसिक पे हम लोग पढ़ते ही हैं इसको। परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, एन एस की वैल्यू है 100, 100 माइनस 970, बचा ऊपर 30, 30 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 इंटू 100, ये लगभग कितना 3%, ठीक है। क्लियर, सिंपल 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 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन केस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट द फोर्स दैट टेंड्स टू क्रिएट मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड। तो एक मैग्नेटिक सर्किट के अंदर वो फोर्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करता है, टेंड्स टू क्रिएट मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है। तो जैसे हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा था अभी, जिसके अंदर कहा गया थी कौन सा वो फोर्स है
फोर्स सोर्स की बात कर रहे थे ना, तो वहां पे हम लोग ने बताया था भाई क्या है हमारे पास, वो वोल्टेज कहलाता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, ये एमएमएफ है। एमएमएफ मतलब क्या, एमएमएफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये दिस एनालॉगस टू ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, ये है एनालॉगस ईएमएफ के। एमएमएफ का फॉर्मूला जैसे ईएमएफ इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, वैसे एमएमएफ क्या होता है, इज इक्वल टू फाई इंटू एस, वेयर फाई इज फ्लक्स एंड एस इज रिलक्टेंस। और फ्लक्स क्या है, करंट के एनालॉगस, और रिलक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के एनालॉगस। ठीक है ना। तो काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं ऐसे मैग्नेटिक सर्किट वगैरह से भी, और इसको हम लोग को ध्यान देना है। ठीक, और चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आएगा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ एनकोडर इन डीसी सर्वो मोटर। तो एक डीसी सर्वो मोटर के अंदर एनकोडर का क्या यूज है, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग, तो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। टू डिटरमाइन द इनपुट वोल्टेज ऑफ द मोटर, ठीक है, सोच सकते हैं इसके बारे में। डिटरमाइन द रोटेशनल स्पीड ऑफ द मोटर, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द मोटर। तो क्या चीज के लिए ये काम करता है, तो ये जो एनकोडर हम लोग डीसी सर्वो मोटर के अंदर रखते हैं, डीसी सर्वो मोटर जो रहता है वो बहुत ही प्रिसाइजली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, स्टेप्स में मूव करता है ना। स्टेपर मोटर जो हम लोग रहता है वो भी उस स्टेप से ही है। तो ये जो सर्वो मोटर है, इसके अंदर जो एनकोडर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसका काम है कि रोटेशनल स्पीड को डिटरमाइन करना, कि भाई हाँ इतने स्पीड में ही ये रन करेगा। ठीक है, काफी कॉस्टली भी आता है सर्वो मोटर। ठीक, तो एनकोडर इसके अंदर जो रहेगा उसका यूज ये है। अगला क्या इसमें क्वेश्चन क्या रहा है, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट। तो जेफेट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बतानी है, किसके किसके बीच में ड्रॉ होती है। तो जेफेट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स करंट ड्रेन टू सोर्स करंट एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में ड्रॉ की जाती है, आईडीएसएस एंड वीजीएस के बीच में। ठीक, अब जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी, कहना चाहिए क्या, बीएटी को पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हम लोग ने देखा था कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, जेफेट, मॉसफेट, है ना। तो इसके अंदर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। तो ये सब चीजें हम लोग को ध्यान रखनी होगी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में रहता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है ना। चल चलते हैं आगे और देखते हैं, द चेंज इन करंट थ्रू जंक्शन डायोड इज 1.5 मिली एम्पियर व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज चेंज्ड बाय 0.6 वोल्ट। अब हमको डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है। देखो हमारे पास दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं कि हम लोग बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड वगैरह में, सेमीकंडक्टर्स में। एक होता है हमारा स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक होता है हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोला है। डायनेमिक रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसा भी शो करते हैं आर ए सी, और वहीं पे स्टैटिक रेजिस्टेंस रहता है तो उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, आर डी सी बोलते हैं। तो आर ए सी का वैल्यू जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है वही है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, बस यहाँ पे हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आई। ठीक, अब क्वेश्चन सेट करने वाला आदमी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही दयालु था, जिसने पहले ही दे दिया कि व्हेन वोल्टेज इज चेंज, भाई जब वोल्टेज 0.6 वोल्ट का चेंज आता है इसमें, तो करंट कितनी चेंज हो जा रही है, तो करंट के अंदर जो चेंज आ रहा है वो 1.5 मिली एम्पियर का है ना। तो अब हम लोग को निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, 6/15, 3 2 जा 3 5 जा 1/5.244 के आसपास कुछ लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, इसको 3 से 3 2 टाइम्स 3 5 टाइम्स 1/5.2 होगा, 0.2 इंटू 2.4 होगा, और 0.4 के बाद जो भी मिली एम्पियर का 10⁻³ ऊपर जाएगा वो उसको 400 बना देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो कौन सा लॉ देता है। तो इससे आसान क्या ही सवाल कर सकता है एसएससी।
लेंज लॉ हमको प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, है ना, जो भी कॉज रहता है उसी को अपोज करेगा, ठीक कहता है लेंज लॉ। ठीक है। The load on a transformer changes every day with a daily production of 120 kilowatt hour and a cumulative loss of 5 kilowatt hour. What is the all day efficiency of the transformer? तो मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि आपको all day efficiency और जो हमारी पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, है ना। आई होप आप लोग इसको जानते होंगे। अगर मैं इसकी ऑल डे एफिशिएंसी निकालूं तो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन बहुत ही अजीब सा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जनरली देखने नहीं मिलता, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन, एफिशिएंसी होती है, फिर कलर है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो आउटपुट अपॉन जो आपके आउटपुट में चीजें आई, जब आप कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हो उसमें से कुछ चीजें क्या हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस, वो आपके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो चीजें आपको आउटपुट में मिलती है वो इनपुट से कम मिलती है, तो बाकी चीजें कहाँ जा रही है, तो ये हमारी है लॉस। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ सकता है, एक और फॉर्मूला आप कह सकते हो कि इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट, ठीक। अगर आपको केवल इनपुट दिया है तो भी आप आंसर ला सकते हो एफिशिएंसी का, केवल आउटपुट दिया है तो भी आंसर ला सकते हो, लेकिन लॉसेस दिए होने चाहिए। तो क्यूमुलेटिव लॉस दिया है 5 किलोवाट आवर का, और डेली कितने का प्रोडक्शन हो रहा है, 120 किलोवाट आवर, ठीक। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारा, और मैं कहूंगा कि हमारा आउटपुट आ रहा है 120 किलोवाट आवर, और 120 किलोवाट आवर, और ये 120 प्लस कितने लॉसेस है हमारे पास 5, तो ये 120 अपॉन 125 हो गया, 120 अपॉन 125, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 100 भी है तभी आपकी एफिशिएंसी आएगी, 25 24, 1/25 आ जाएगा 0.4 के आसपास, 4 4 का 16, 4 2 8, 996%, ठीक। 1/25 क्या हो जाएगा, 0.044 से आएगा, और 24 इंटू 4 करोगे तो आपकी 96 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, ठीक। एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जो टर्म्स वगैरह लिखे रहते हैं इसको देख के थोड़ा सा हम लोग घबरा जाते हैं, अदरवाइज कुछ खास नहीं है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अपेरेंट पावर ऑफ अ सर्किट इन अ circuit if the circuit has a power factor of 0.8 and active power of circuit is 40 watt। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। एक्टिव पावर है हमारे पास, एक्टिव रिएक्टिव और अपेरेंट पावर होता है। एक्टिव मतलब P, एक्टिव पावर की वैल्यू 40 वाट, ठीक है। कॉस फाई दिया हुआ है, हाँ, पावर फैक्टर या कॉस फाई बोल लो आप 0.8। आपको क्या चाहिए, एपरेंट पावर चाहिए, एस चाहिए आपको। तो एस क्या चीज है, एस इज इक्वल टू जो आपकी एक्टिव पावर होगी डिवाइडेड अपॉन कॉस फाई, बिकॉज आपकी जो एक्टिव पावर क्या होती है, ये होती है V इंटू आई इंटू कॉस फाई, और इसको अगर आप कॉस फाई से डिवाइड कर दोगे तो आपका V इंटू आई आ जाएगा। बस हमारे पास क्या है आंसर, 40 अपॉन 0.8, तो ये 8 नीचे लिख दिया,
10 ऊपर ले जा दिया, 4 2 ज़ा 4 10 ज़ा 2 5 5 10 50 50 50 है क्या? ऑप्शन नंबर ए 50। क्लियर? ठीक है, तो एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट पावर रिलेशन पावर ट्रायंगल सब चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट, द फेजिंग आउट टेस्ट ऑन अ 3-phase ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू फाइंड। हम लोग जो फेजिंग आउट टेस्ट करते हैं, डिफरेंट टेस्ट हम लोग ट्रांसफार्मर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, उनमें से जो हमारा टेस्ट है फेजिंग आउट टेस्ट, ये क्या चीज के लिए फाइंड आउट कर गया था? तो फेजिंग आउट जो टेस्ट रहता है वो देखने के लिए कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है सेम फेज में है या नहीं है, सेम फेज में बिलोंग करती है या नहीं करती है, उसके लिए हम लोग इसको करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग बिलोंगिंग टू द सेम फेज किसके, सेकेंडरी वाइंडिंग बिलोंगिंग टू द डिफरेंट फेज, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बिलोंगिंग टू डिफरेंट फेज नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग बिलोंगिंग टू द सेम फेज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जितने भी टाइप के आप जो टेस्ट जानते हैं, है ना, जो चाहे मशीन्स में हो चाहे आपके ट्रांसफार्मर में हो, सभी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। संपनर टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, हॉकिंसन टेस्ट, ठीक है। अब आ रही है आवाज भी, ठीक। पता नहीं क्या था, कुछ सेकंड्स के लिए चला गया था हमारा स्क्रीन, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि आपको जितने भी अपने टेस्ट हैं मशीन्स के अंदर, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे डीसी मशीन है, इंडक्शन हो, सिंक्रोनस हो, जो भी हो, तो जैसे हॉकिंसन टेस्ट हो गया, बैक टू बैक टेस्ट हो गया, संपनर टेस्ट हो गया, है ना, ये हमारा फेजिंग आउट टेस्ट हो गया, पोलैरिटी कैसे देखी जाती है, ये सब चीज़ें जो है हमारी, ये सब वो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या कंडीशंस आपको रहती है कोई टेस्ट करने के लिए, उस टेस्ट का क्या आउटकम आपको मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहता है किसी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो पीएमएमसी के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू BINA, बीना, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ठीक है। बस हो गया, और क्या, पहला ही ऑप्शन सही है। ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं ये कंपैरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू जो क्वेश्चन जिसमें बोल देगा फिर पहला ऑप्शन दे देगा कि ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, सी एंड ए आर करेक्ट, वो थोड़े और ट्रिकी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें और ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का, ठीक। और आजकल एफएडीए के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आने लग गए हैं ऐसे वाले ना, डायरेक्ट क्वेश्चन तो है ही है, बट वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें आपको कोई भी टॉपिक, जैसे कि पीएमएमसी के बारे में अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज। तो रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं भाई? तो हम लोग इसका यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में। तो रेफ्रिजरेटर एसी में क्या यूज होता है? इसका कंप्रेसर के अंदर यूज होता है, ठीक है। हमारा जो एसी वर्क करता है, फ्रिज वर्क करता है ना, मतलब क्या कहते हैं फ्रिज को, और रेफ्रिजरेटर, एसी रेफ्रिजरेटर जो वर्क करता है उसके अंदर जो कंप्रेसर रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है? रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रहते हैं। कब ऑपरेट करता है? जैसे कि हम लोग अपने ध्यान दिए होंगे, बचपन में भी सोचते थे, और एसी में भी जब भी अभी भी ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, मतलब जब वो काम करता है तो क्या होता है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है वो कुछ देर के लिए कुछ आवाज सा करता है और कुछ देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाता है, फिर कुछ देर बाद वो कुछ आवाज करना स्टार्ट करता है फिर साइलेंट हो जाता है। तो जब वो आवाज करता है दिस मीन्स दैट वो आपका क्या हो रहा है? कंप्रेसर ऑपरेट कर रहा है ना, उस समय आपका कंप्रेसर ऑपरेट करता है। हर समय कंप्रेसर ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करके रखते हैं अपने जो घर के अंदर, हमारी जो एयर कंडीशन है,
जैसे यहाँ पे है तो हम लोग ने एक टेम्परेचर सेट करके रख दिया है कि हाँ भाई 24, 26, 28 इतना जो भी टेम्परेचर है हमारा, वो टेम्परेचर सिस्टम मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब भी लगता है उसको कि इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तुरंत कंप्रेसर रन करना स्टार्ट करता है और फिर से क्या करती है, वो ठंडी हवा भेजती है। ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द होल्ड ऑन कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर। तो एक होल्ड ऑन कॉइल हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं किसके अंदर, 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन तो यही है कि डिस्कनेक्ट द सप्लाई फ्रॉम द मोटर इन, टू डिस्कनेक्ट द सप्लाई व्हेन द मोटर इज इन नॉर्मल ऑपरेशन, नहीं। टू प्रिवेंट द मोटर फ्रॉम रनिंग अवे इन केस ऑफ ओपन फील्ड सर्किट, हाँ, अगर ओपन फील्ड सर्किट होती है तो वो अपने क्या करता है, मोटर को प्रिवेंट करता है फ्रॉम रनिंग अवे। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ल्यूब्रिकेशन वगैरह स्पीड कंट्रोल के लिए तो है नहीं ये चीज़, क्योंकि जो स्टार्टर रहता है वो सिंपल हमारे सर्किट को स्टार्ट करने के लिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हैवी करंट वो क्या करती है, हमारा जो मोटर है वो क्या करता है, वो लेता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको जानना है। ठीक है। A rectifier type instrument used as a bridge rectifier and has its scale calibrated in terms of RMS value। ठीक है। अब साइन वेव, साइन वेव की बात कर रहे हैं, बढ़िया। It indicates a voltage of 3.33 volt when measuring a voltage of triangular wave shape। तो ठीक है, ट्रायंगुलर शेप की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। साइन वेव के अंदर ट्रायंगुलर वेव भी आता है। कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, तो जो वोल्टेज यहाँ पे हम लोग को मिल रही है उसकी पीक वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक। तो पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, वी मैक्स इज इक्वल टू, हम लोग इन जनरल जो साइन वेव जानते हैं, है ना, जो हम लोग को ऐसे मतलब नॉर्मली जो साइन वेव के बारे में पता है, जो साइनसोइडल वेव है, कोसाइन वेव है, उसके अंदर क्या होता है, जो वी आर एम एस इंटू रूट टू करते हैं, हमारा वी मैक्स अपॉन रूट टू इज इक्वल टू वी आर एम एस आता है। यहाँ पे वी मैक्स अपॉन टू इज इक्वल टू वी आर एम एस होता है, तो इस मीन्स दैट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस। ठीक है। वी आर एम एस की वैल्यू मतलब क्या दी हुई है, 3.33, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, क्या आएगा आपका 6.66। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 6.66, है ना। तो जो भी आपके वेव्स हैं, साइन वेव्स हो, अपने ट्रायंगुलर वेव हो, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गया, स्क्वायर वेव फॉर्म हो गया, उसके अंदर यही रहता है। तो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के अंदर क्या है, जो वीमैक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज वैल्यू होती है। वही चीज कहाँ, वहाँ क्या होते हैं, 2 इंटू पाई, पाई भी आ जाता है ना, वीमैक्स अपॉन पाई, 2 पाई। ठीक। तो अरे बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, ये मिस्टेक है ना यहाँ पे, ये वी एवरेज है। ठीक है, मैं भी बोलने में भी गलती की मैं शायद, वी मैक्स इज इक्वल टू 2।
कुछ तो ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बात किया था, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, बता दूं फिर से कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो रहते हैं उनके अंदर जो मोबिलिटी रहती है वो मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, चाहे आप फैट की बात करो, चाहे आप मॉसफेट की बात करो, चाहे आप कोई भी अपना एन चैनल या पी चैनल जो बना रहे होगे। ठीक, तो एन टाइप के पास एक सुपेरिटी है कि इसकी मोबिलिटी अच्छी है। ठीक, तो हम लोग ने बोला एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप मॉसफेट की मोबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पी टाइप मॉसफेट, बट वो चीजें यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि वो भाई आपको ट्रांस कंडक्टेंस के टर्म से मैं पूछ रहा है, और ट्रांस कंडक्टेंस के टर्म्स में जो ट्रांस कंडक्टेंस जो रहता है जीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, है ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन है मोबिलिटी से। ठीक, इसका डायरेक्ट रिलेशन है किससे? मोबिलिटी से। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा है? एन टाइप की ज्यादा है, दैट इज मॉसफेट बी की ज्यादा है। तो मॉसफेट बी का जो है क्या होगा? ट्रांस कंडक्टेंस हाइयर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये मैंने आपको बताया था अभी कि ए बी सी डी चार ऑप्शन जहां तक है तब तक के तो क्वेश्चन ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है, लेकिन उन चारों के ऊपर अगर क्वेश्चन बन जाता है कि ये चार ऑप्शन में से कोई दो सही है, कोई एक सही है, कोई कैसा सही है, तब थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती है ना, और ये यहाँ हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मोटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज ऑलवेज लेस देन 100% ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ। जब भी हम लोग यूज करते हैं कोई भी डिवाइस को एज अ मोटर, है ना, चाहे अपना फैन हो, चाहे कहीं भी हम लोग यूज कर रहे हो इसको एज अ मोटर, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा 100 से कम होती है, 100% से कम होती है। कहाँ पे वेस्ट होता है वो? तो जो इनपुट एनर्जी कहाँ जाती है, इनपुट एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा बार बार हो रहा है यार, फ्रिक्वेंटली एकदम। ठीक, तो इनपुट एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो जाती है? इनपुट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वो वेस्ट हो जाती है। हम लोग अपना जब भी फैन चलाते हैं, कुछ मोटर वगैरह यूज करते हैं, उसको आप जब बाद में टच करके देखोगे तो क्या करता है, काफी गर्म रहता है। ठीक, तो वो यहीं पे अपनी एनर्जी को क्या करता है, वेस्ट करता है वो, ना। फ्रिक्शनल लॉस, मैकेनिकल लॉस, विंडेज लॉस, सब चीजें हैं इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेटर एंड मोटर बोथ प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। Stator produces rotating magnetic field and rotor produces rotating magnetic field and stator produces constant magnetic field। ठीक है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि वैसे तो इसका जस्ट उल्टा होता है, ये वाला जो लिखा है इसका जस्ट उल्टा होता है। स्टेटर एंड रोटर प्रोड्यूसेस बोथ प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, रोटर प्रोड्यूसेस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेटर प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर जब ऑपरेट करता है, जब वो वर्क करता है, तो उसमें जो रोटर रहता है वो क्या करता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जो स्टेटर रहता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन इस बार ये क्या आना चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आ रहे हैं, और जनरली पूछे जा रहे हैं कि कौन सा ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हो, कुछ फॉर्मूला पूछ रहे हो वो, है ना, कुछ वैल्यूज वगैरह पूछ रहा है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? इन बीजेटी फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि एक जेफेट के बारे में पूछा था कि उसकी ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में ड्रॉ की जाती है। ठीक, तो हम लोग ने बताया कि आई ड्रेन टू सोर्स करंट एंड वीजीएस वी गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में ड्रॉ की जाती है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाएगा। तो इनपुट क्या होता है कॉमन एमीटर के केस में, मैं ऐसा टाइप से दिमाग लगा लेते हैं, सोच लेते हैं क्या कि कॉमन एमीटर है तो ये अपना क्या होगा, ये एमीटर है, ये बेस है, और आउटपुट किससे लेते हैं, कलेक्टर से लेते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये क्या है, यहाँ का जो वोल्टेज है ये VBE है, यहाँ पे जो वोल्टेज है ये क्या है, बेस टू एमीटर वोल्टेज, और यहाँ फ्लो होने वाली करंट क्या है, बेस करंट है। तो VBE और IB के बीच में ड्रॉ करते हैं। ठीक, VBE और IB के बीच में हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली हमसे कोई बोलेगा भाई कि हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिर से ऐसे ही सोच लो, ये बेस है, ये एमीटर रहेगा, ये कलेक्टर रहेगा। तो इनपुट करंट क्या है, IE है, और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज फिर से VBE है। तो अगर एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो VBE और IE के बीच में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की जाती है। सिमिलरली यहाँ पे आप IC है, और आपके आउटपुट करंट है,
और VCE आपकी क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऐसे ऐसे हमारे पास छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा आपके जब थ्योरी वाली क्लासेस होंगी, है ना, क्योंकि इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट भी समझना है, उसके बाद तो इस पे आना है। चलो, द स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ द टेंडर अमाउंट फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट इज, तो क्या है, तो 10% है। ठीक, स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ द टेंडर अमाउंट फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 10%। 10% स्टैंडर्ड एक ले लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों लिया जाता है भाई, सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए लिया जाता है कि जो टेंडरर है उसने, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट है, जो भी ठेकेदार है, उसने, कॉन्ट्रैक्टर ने अब मेरे से LOA उसमें वो किया, फाइट किया। ठीक, फाइट करते समय भी हम लोग एक पेमेंट क्या लेते हैं, एक EMD लेते हैं। ठीक, ये इसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ठीक, ये हमारे टेंडर वैल्यू का, टेंडर वैल्यू मतलब जितने की वैल्यू हम लोगों ने अपना एस्टिमेट किया है, जितने की हम लोग टेंडरिंग कर रहे हैं, समझ लो 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ का कुछ परसेंट, लगभग 2% ऐसा कुछ रहता है, इतना हम लोग क्या लेते हैं, EMD लेते हैं उससे, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि हम लोग रहते हैं ना कुछ चीज़ों में एक टोकन मनी सा ले लेते हैं, ताकि क्या हो, हर कोई ना घुसे यार। हम लोगों ने कहीं पे कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज की और वहाँ पे हर कोई, हर बंदा घुस जा रहा है, इररेलेवेंट लोग आ जा रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू की चीज़ कर रहे हैं, उठपटांग हरकत कर रहे हैं। तो वैसे लोग ना आए, जो लोग रेलेवेंट हैं, जो लोग जेन्युइन है, वही लोग आए। उस पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, EMD लेते हैं। अदरवाइज क्या है भाई, हर कोई ID बना लेगा कैसे, और हर कोई क्या करेगा, कुछ भी आए वाए बिड कर देगा, और एट दी एंड जब आप उसको अवॉर्ड करने जाओगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज़ ना हो, आप फालतू की बिडिंग ना हो, क्योंकि भाई इसके साथ में होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैन पावर भी क्या होता है, वेस्ट होता है ना। एक टेंडर करने के लिए एक मतलब बहुत से लोग लगते हैं। ठीक, तो वो जो मैन पावर का जो काम है, सिर्फ टेंडरिंग के लिए भी लोग अवेलेबल रहते हैं, टेंडर एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है। तो वहाँ पे रहेगा क्या, अब अगर वो बंदा जो भी आदमी है वो सीरियस ही नहीं है, तो वो फिर क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, EMD लेते हैं उसमें। ठीक, EMD लिया जाता है, और ये EMD में एग्जेम्पशन भी मिलता है। एग्जेम्पशन भी मिलता है किसको, अभी हमारे पास क्या चल रहा है, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये हमारे पास है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, या स्टार्टअप है। ठीक, स्टार्टअप वगैरह माइक्रो MSME जो रजिस्टर्ड रहते हैं, इनको हम लोग क्या देते हैं, EMD में एग्जाम्पशन देते हैं कि भाई आप लोग को EMD नहीं देनी है। लेकिन इसमें भी माइक्रो स्मॉल मीडियम, मीडियम को नहीं मिलता है, MSE को ही मिलता है बस। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को ही EMD का एग्जाम्पशन मिलता है, और वो कौन देता है उसको, MSME डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, वो सर्टिफिकेट इशू करता है। ठीक है, तब आपका आपसे EMD नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये सिक्योरिटी डिपॉजिट तो हर किसी से लिया जाता है। ठीक है, इसको परफॉर्मेंस गारंटी भी कहा जाता है, कई जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहा जाता है, कि भाई आपने कोई वर्क स्टार्ट किया, मालूम चला आप बीच में भाग गए, कॉन्ट्रैक्टर चला गया, कोई रोक थोड़ी सकता है उसको, सरकारी आदमी थोड़ी है भाई वो, तो कभी भी जा सकता है, कभी भी छोड़ के भाग सकता है, तो उससे हम लोग एक सिक्योरिटी मनी ले लेते हैं, यही होता है हमारा। ठीक, अभी टेंडरिंग भी जो होती है 2 टाइप की होती है, एक वर्क्स में होता है, एक सर्विसेज में होता है, तो वो सब अलग चीज़ें हैं। जिसमें सिर्फ मैन पावर इन्वॉल्व रहेगा उसको हम लोग को सर्विसेज में लेना है, जिसमें सिर्फ मतलब सप्लाई आइटम है, कुछ चीज़ें सप्लाई हो रही है, उसका इरेक्शन हो रहा है, तो वो वर्क्स में होता है वो। ठीक, चले, तो अगला क्वेश्चन है, इन AC सीरीज मोटर पावर फैक्टर इज लो बिकॉज ऑफ हाई कैपेसिटेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट। तो कैपेसिटेंस तो कोई बात ही नहीं आएगी भाई, कैपेसिटेंस की कोई बात नहीं होगी, कैपेसिटेंस तो रहता ही नहीं है। लो इंडक्टेंस नहीं है, हाई रेजिस्टेंस नहीं है, हाई इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इंडक्टेंस ज्यादा होने की वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो लो होता है। वहीं अगर कैपेसिटेंस हाई होता तो, कैपेसिटेंस तो होता नहीं है, बट अगर हाई होता तो पावर फैक्टर क्या होता हमारा, हाई होता है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a split phase induction motor is not used for drive that requires more than। तो एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा हायर कैपेसिटीज के नहीं बनाए जाते हैं, है ना, तो किससे कितने वैल्यूज से ज्यादा के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे,
तो फ्रैक्शनल किलोवाट आवर हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, जब भी हम लोग ये स्पेशल सिंगल फेज मोटर पढ़ते हैं तो उसके साथ में नाम जोड़ा होता है फ्रैक्शनल किलोवाट आवर मोटर। फ्रैक्शनल किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर का कुछ फ्रैक्शन का मोटर है वो, तो 1 किलोवाट आवर से ज्यादा यूज नहीं होता इसका। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट, the Norton equivalent current between the load terminal A and B will be, Norton equivalent current हमको निकालना है A और B के बीच में, ठीक है। तो जिसके बीच में नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्या कर देते हैं, चलो भाई, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और यहाँ से फ्लो होने वाली करंट हमारी क्या होगी, नॉर्टन करंट होगी। अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से ये 15 एम्पियर 15 ओम का जो भी रेजिस्टेंस है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, है ना। अब हो क्या रहा है, ये 5 ओम और ये 5 ओम पैरेलल में है, यहाँ से 10 एम्पियर की करंट आ रही है तो यहाँ से 5 एम्पियर करंट जाएगी, बिकॉज ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलें नेक्स्ट। In the context of electromagnetic induction, if the magnetic flux of two coils opposing each other, then the connection is called mutually opposing, self opposing, series opposing और पैरेलल अपोजिंग। तो अगर कोई दो कॉइल दूसरे को अपोज कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो फ्लक्स है ये, तो सीरीज अपोजिंग कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, सीरीज अपोजिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement about the working of hysteresis motor and choose the suitable combination of correct choices। ठीक, फिर वैसे क्वेश्चन आ गए, 4 ऑप्शन, उसमें भी फिर ऑप्शन में कौन कौन से सही कौन कौन से गलत। The stator of a hysteresis motor has a main winding along with an auxiliary winding। Okay, when the stator winding is fed from a single phase supply, it produces synchronously revolving magnetic field। अच्छा, the rotor material has low retentivity, so low hysteresis loss। करेक्ट बताने हैं, ठीक है। The rotor of the hysteresis motor consists of smooth cylindrical and magnetically hard steel without winding। तो इसमें से एक तो हम लोग एकदम सीधा सीधा नकार सकते हैं कि सी बिल्कुल नहीं हो सकता और डी बिल्कुल होगा ही होगा। ठीक, तो डी होगा, डी होगा, सी नहीं होगा। सी नहीं होगा मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना। तो क्या बचा, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, केवल डी सही है या ए बी और डी सब सही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसमें मेन वाइंडिंग के साथ साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये है, जैसे ही हम लोग इसको सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए बी और डी, ये तीनों क्या है, करेक्ट है। ठीक, ये तीनों क्या है, करेक्ट है। ये लो रिटेंटिविटी के नहीं होते, ये हाई रिटेंटिविटी के होते हैं। ठीक, हाई रिटेंटिविटी के होते हैं तो इसका जो हिस्टेरेसिस लॉस रहता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। प्लस जो हिस्टेरेसिस कर्व बनेगा, इसमें जो हिस्टेरेसिस कर्व बनेगा, हिस्टेरेसिस कर्व बनेगा, ये क्या बनेगा, इसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तभी तो ये हिस्टेरेसिस मोटर कहला रहा है। टेप रिकॉर्डर वगैरह में हम लोग इसका यूज करते हैं, मतलब वो जो प्लेयर रहता था पहले उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एफिशिएंट जनरेटर फॉर विंड पावर जनरेशन। विंड पावर जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा जनरेटर रहता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहता है डबली फेल्ड इंडक्शन जनरेटर, DFIG।
अभी फिर कुछ इशू है यार, दिखाना पड़ेगा। ठीक, क्या कह रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे। हाँ, मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट विंड पावर जनरेशन के लिए रहता है वो DFIGs रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ प्लेट बिल्कुल डिपेंड करता है यार, है ना। नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल डिपेंड करता है ना, क्योंकि वो परमिटिविटी ऑफ मटेरियल C इज इक्वल टू एप्सिलॉन E A बाई डी। डी जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है, E जो है ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, A जो है वो डिपेंड करता है एरिया है। किस पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। Which of the following overhead conductor material is preferred for harmful gases like ammonia and like ammonia atmosphere? ठीक है, तो कौन से टाइप का जो हमारा रहता है हम लोग इसको यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम हुआ, नहीं एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी है, उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर यूजफुल होता तो फिर क्यों ही हम लोग इसमें ऐसा क्वेश्चन बनाते। देन फॉस्फर ब्रॉन्ज, गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड कैडमियम कॉपर। तो ऐसे जो भी सिचुएशन रहते हैं जहाँ पे हमको क्या चाहिए, हार्मफुल गैसेज हैं या रिएक्शन होने के, केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस है, तो वहाँ पे हम लोग फॉस्फर ब्रॉन्ज का यूज करेंगे। ठीक है, और फॉस्फर ब्रॉन्ज जो रहता है उसको हम लोग और भी कई जगह यूज करते हैं, जैसे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है PMMC इंस्ट्रूमेंट हो गया, MI इंस्ट्रूमेंट हो गया, एमीटर वोल्ट मीटर के अंदर जो स्प्रिंग हम लोग बनाते हैं, तो कंट्रोल स्प्रिंग जो रहती है वो भी किसकी बनी रहती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की ही बनी रहती है ना। तो ये होता क्या है इसका फायदा, इसका फायदा ये है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है इसके जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, बट जो इसकी कंडक्टिविटी है वो तो ऑब्वियसली है क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी ना। और जहाँ पे हम लोग के जो जैसे कि ठीक है ट्रांसमिशन लाइन आ जा रही है, अच्छी बात है, बट कहीं बीच में एक रिवर आ गई, ठीक, या कोई ऐसा लेक आ गया, पॉन्ड आ गया, जो भी चीज़ें आ गई जिसमें आपको बहुत लंबे स्पैन के के मतलब दो पोल्स के बीच में, दो स्ट्रक्चर के बीच में लंबा स्पैन है, तो वहां पे भी आप क्या यूज करोगे, फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज करोगे, बिकॉज इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही चार क्वेश्चन और उस पर चार ऑप्शन, है ना। With respect to measuring the current in a circuit using CRO, which of the following statement is correct? ठीक है भाई, हम लोग CRO की बात कर रहे हैं। A low resistance standard resistor is connected in series with the circuit whose current is to be measured. Okay, the CRO is connected across the standard resistor to measure the थोड़ा सा बस आज कोऑपरेट कर लेना है, कई बार हो चुका है ये। फिर से मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, फिर से आपको बता देता हूँ क्या बोल रहा है। विद रेस्पेक्ट टू मेजरिंग द करंट इन सर्किट यूजिंग सीआरओ का यूज करके हम लोग सर्किट की करंट को मेजर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला कह रहा है कि लो रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट हुज करंट इज बीइंग मेजर्ड। एक लो रेजिस्टेंस की का रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में किसी भी सर्किट के अक्रॉस के साथ, अक्रॉस नहीं, किसका, जिसका हमको करंट मेजर करना है। दूसरा कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड रजिस्टर हम लोग मेजर कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द सर्किट जिसका वोल्टेज ड्रॉप जिसके अक्रॉस हमको निकालना है। ठीक है, दोनों बात एकदम करेक्ट है, सही बात है। हाई रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट वेयर द करंट इज बीइंग मेजर्ड। जहां करंट मेजर करना है वहां पे हम लोग हाई रेजिस्टेंस का यूज नहीं करते, वहां पे लो रेजिस्टेंस का सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट इज ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अब हम लोग को देखना है द सीआरओ इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट हुज करंट इज बीइंग मेजर्ड। तो सीआरओ ऐसा नहीं कि कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 और करेक्ट आंसर। क्लियर है।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है यार कि सीआरओ के साथ में जब भी हम लोग उसको करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड रजिस्टर स्मॉल वैल्यू का लो रेजिस्टेंस वैल्यू लो वैल्यू का एक स्टैंडर्ड रजिस्टर उसके साथ सीरीज में लगे रहेगा और एक स्टैंडर्ड रजिस्टर उसके साथ अक्रॉस पैरेलल में लगे रहेगा, जिसको हम लोग को क्या करना है और जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करना है। नेक्स्ट, the admittance of a circuit is represented by y is equal to 3 plus 4j. Y is equal to 3 plus 4j. Okay, बढ़िया। What is the value of resistance in this circuit? इस रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो z निकालेंगे पहला, z इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, जो कि आएगा 1 अपॉन 3 प्लस 4j। अब इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4j और यहाँ पे 3 माइनस 4j। तो ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 25 25 और ये 5। तो डिनोमिनेटर में आएगा 5 और यहाँ आएगा 3 माइनस 4j, ठीक। तो 3/5 3/25 रूट वगैरह कहाँ है? 3/25 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, एडमिटेंस के ऊपर बना है। ओके, तो हम लोग अपने सभा समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन फिल्म लाइटिंग स्कीम। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम? ठीक है, कौन सा इसमें स्कीम का पार्ट नहीं है? 3 पॉइंट लाइटिंग में 3 पॉइंट से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से लाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक होता है की लाइटिंग, एक होता है फिल लाइटिंग, एक होता है बैक लाइटिंग। तो इसमें क्या नहीं है? तो बाउंस लाइटिंग नहीं है। की लाइटिंग का काम क्या है? जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की ओर मैं डायरेक्टली, अगर सामने से एकदम डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, लाइटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या क्या कहलाती है? की लाइटिंग कहलाती है, ठीक। लेकिन मैं वही लाइटिंग अगर आगे से ना दे करके, अगर मैं किसी साइड से दूं, किसी एंगल से इसको प्रोवाइड करूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा? फिल लाइटिंग कहूंगा, ठीक है। और अगर कोई हीरो टाइप का एंट्री मार रहा है और मैं ये समझ लो कि इसके पीछे से लाइट प्रोवाइड करूंगा, इसके पीछे तरफ से लाइट प्रोवाइड करूं, जिससे ये ना दिखे, थोड़ा सा काला काला सा नजर आएगा, तो क्या कहलाएगा? वो बैक लाइटिंग कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप की लाइटिंग होती है हमारे पास, की लाइटिंग, फिल लाइटिंग एंड बैक लाइटिंग। की लाइटिंग सामने से, फिल लाइटिंग किसी भी एंगल से सामने छोड़ करके साइड से, और बैक लाइटिंग पीछे से, ठीक है ना। बंद किया जाए, इसी ठंड लग रहा है। चले आगे, और अपना क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेव फॉर्म, if each value of the curve is proportional to sine of the angle of rotation of the coil, then such a wave is called। कौन सा वेव कहलाएगा? तो साइन वेव कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? 98th साइन वेव, ठीक। तो सिंपल साइन वेव का 51। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है इसमें। नाइन्टी 99 और 100। जस्ट अ मिनट ना। यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और हम पहुंच चुके हैं 98। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 99।
क्या कह रहा है, AC circuit the voltage and current are given as V is equal to 100 plus 10J and I is equal to 20 minus active power of the circuit। ठीक, निकाल देंगे एक्टिव पावर, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हमको चाहिए वोल्टेज, वोल्टेज है हमारा 100 प्लस 10J। इसको मैं कर रहा हूँ अब रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म, है ना। रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एट एन एंगल tan इनवर्स 10 अपॉन 100। अब दिक्कत की बात यह है कि आप इसको विदाउट द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारा वोल्टेज और ये हमारी करंट है। V इंटू आई, ये जो वैल्यू आएगा थीटा का उसको माइनस करेंगे, थीटा V माइनस थीटा आई, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पावर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर ये होगा नहीं, है ना। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आंसर आ जाएगा। ओके, अभी हम लोग चलते हैं अपने सभा समाप्ति की ओर। आखिरी सवाल, in an electric circuit the current that changes periodically both in magnitude and direction at regular interval of time is called। इससे इजी सवाल क्या पूछेगा, क्या होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट। वो करंट के जो कि क्या कर रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, और रेगुलर टाइम इंटरवल में वो क्या होती है हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, है ना। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और ये हमारे 9 अक्टूबर 2023 इसको जो पेपर आया था यही वो पेपर है जिसके अंदर हम लोगों ने इसके टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक, अब हम लोग अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें स्टार्ट करेंगे नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल भी करना होगा तो कमेंट में बताना है, नॉन टेक्निकल भी प्रोवाइड कर देंगे, बट मेरा फोकस अभी टेक्निकल के ऊपर है। ठीक, तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में 10 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये जो हमारा सेशन है इसके अंदर के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ना सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट जो उसके साथ में कॉन्सेप्ट्स हमको मालूम चल रहे हैं, जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसके अंदर हम लोग और कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, किन क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना है, किन पे आपको किन को आपको जल्दी सॉल्व कर लेने हैं, है ना। कहाँ कहाँ पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, थोड़ा ये रेक्टेंगुलर पोलर चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते ही हैं इससे आपके SSC JEE के एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर हमको ये नज़र आया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व किसके किसके बीच में ड्रॉ की जाती है, या करंट की वैल्यू क्या है ना, इस पे क्वेश्चन था। ठीक, मेजरमेंट से उतने कुछ खास टफ क्वेश्चन नहीं दिखे, एकदम सिंपल से एक क्वेश्चन दिखे, लेकिन पावर सिस्टम से हम लोगों को किसने परेशान किया, हम लोगों को परेशान किया लोड फ्लो एनालिसिस में, है ना। जो जनरेशन वाला पार्ट है जहाँ पे लोड कर्व वगैरह हम लोग पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसके आए थे और बहुत ही डिफरेंट थे, है ना। हर बार जैसा नहीं है कि हम लोग को डाइवर्सिटी फैक्टर पूछ दिया या एक से ज़्यादा होती है एक से कम होती है, क्या होती है, क्या फॉर्मूला है, इतना नहीं, उसके आगे भी बढ़ चुका है अब SSC, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो, है ना।
तो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है आगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग 10 अक्टूबर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके। बट जाने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको कि आप गेट एकेडमी की ऐप से जा करके परचेज कर सकते हैं, वो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी ब्रीफली बता दूँ ताकि जो एस्पिरेंट इंटरेस्टेड है इन सब हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए उनको एक आइडिया हो जाए कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो हमारे पास एक डिफरेंट कोर्सेज है, जिसमें से कि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा कोर्स है ऑल स्टेट AJE एग्जाम, जिसके अंदर आपके सभी एग्जाम जितने भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी स्टेट के हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट, यू कैन purchase our course that at a price of 777 rupees with a validity of 1 year. The courses are available for the branches of electrical engineering aspirants, electronics and telecommunication engineering, civil engineering and mechanical engineering. Okay, both the technical and non-technical part will be covered in all state AEG course. Similarly, as you all know that SSC has released a revised notification, revised exam calendar, in which it has been said that SSC will take the exam at the end of the October, around 27th of October to 31st of October, whatever it is. If you want to prepare for SSC JEE exam, you can enroll in our course at a price of only 777 rupees with a validity of 1 year. The branches which are available or eligible are mechanical engineering, electrical engineering and civil engineering. So we have courses for electrical engineering, civil engineering and mechanical engineering are only at a price of 777 rupees with a validity of 1 year. This 777 rupees course involves both the preparation of CBT1, CBT2, technical, non-technical, each and every aspect will be covered here, an exam oriented course. Similarly, if you are preparing and if you want to prepare for RRB JEE examination, you can buy our courses. If you want to prepare only for the non-technical part, that is for the CBT1, we have course for you at a price of 499 rupees, validity for 1 year. This RRB JEE course is available for in 4 different branches, that is electrical engineering, electronics and telecommunication, since they are eligible for signal and telecom and various other posts also in RRB, which is not available in case of SSC. Similarly, for civil engineering aspirant and for mechanical engineering aspirant. If you want to prepare only for CBT2, that is a technical part of RRB JEE exam, you can still take our course, that is at a price of 499 rupees only for a validity of 1 year. But if you want to prepare for RRB from the scratch, from the starting, from the base, you can buy our course CBT1 plus CBT2, which is also at a price of 777 only. Okay, here you will be provided with the whole syllabus of CBT1, that is non-technical part, and with the CBT2, that is technical part. The technical part also includes the non-technical part, that is again you will see mathematics, again you will see reasoning, you will see science, that is only physics and chemistry. Bio is not included in that. Okay, so you can get it at a price of 777 rupees. Now, if you want to prepare for SSC JEE, if you want to score well in SSC JEE, you need to score well in general intelligence and reasoning part. General intelligence and reasoning part of SSC JEE is quite easy, but at the same time you need a lot of practice so that you can solve these 50 questions at a time interval of around 30-35 minutes, so that you can get the 90 minutes time for your other part, that is technical part and non-technical part, GK, GS, etc. This general intelligence and reasoning part is very high scoring. If you want to score high, you need to do practice and practice the questions that are asked in the previous year papers. So Gate Academy is providing an ebook in which we are providing you questions from previous year objective solved papers from 2010 to 2024 at a price of only 222 rupees plus GST. So you can avail this ebook. Similarly, for electrical engineering aspirant, if you want to practice, if you want to see how SSC is asking questions from the past around 2007 to 2024, all the technical questions are provided here in this ebook at a price of only 222 rupees plus GST. Okay,
And at the end, let me tell you that Gate Academy has launched a course for UPPCL JEE also, because it has been a long time since the UPPCL has released the notification. We are expecting that at the end of this year, or before Diwali, etc. UPPCL will UPPCL recruitment will come. Okay, so if you want to prepare for UPPCL JEE examination, you can take our course at a price of only 999 rupees, including that too, including GST, and for a validity of 1 year. All you have to do is to go to Play Store, search for Gate Academy app, install the Gate Academy app, register there, enroll there, and from there onwards you can buy any of these courses which I have told you here. Okay, I hope everyone is now aware that what are the different courses going on Gate Academy. Okay, then let's meet in our next class, where we are going to discuss the previous year questions from SSC JEE, which was asked in 10th of October 2023. Okay, till then, tata, good night, bye, Jai Hind.